Hello student, welcome back to Nirvar Academy of class 11th physics. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे and so student आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे फोर फंडामेंटल फोर्सेस एंड दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड पढ़नी पड़ेंगी कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या होता है। बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, जो भी वैल्यूज को आप निकालना चाहते हो वो इक्वल हो। लाइक एज आपका इसमें कंजर्वेशन आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट से आप पहले से वेल नोन थे, आपको पता था कि एनर्जी क्या होते हैं, आपको पता था कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, और आपको लीनियर मोमेंटम भी पता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली फोर टाइप्स के कंजर्वेशन आपको पढ़ाने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपका किस तरीके से ये जो फिजिकल लॉ होते हैं कंजर्व होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आपको जो दिख रहा होगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली आपने देखा है कि जो एनर्जी है कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत तरीके की एनर्जी होती है, आपकी हीट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी होता है। तो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में आपने पढ़ दिया था व्हाट इज एनर्जी, या 9th क्लास में पढ़ा था कि आप टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स की आपकी एनर्जी होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी थी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है। सो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये आपका मैकेनिकल एनर्जी, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आता है, एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। दोनों अगर इन दोनों का सम करते तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, अब मैंने इसका ही एग्जांपल क्यों लिया, मैंने आपका और एनर्जी का एग्जांपल क्यों नहीं लिया। लाइक एज मैंने लाइट एनर्जी हो गया, इसका एग्जांपल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम उसको क्लियरली वहाँ पर पिक्चराइज नहीं कर सकते। हम मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पिक्चोरल फॉर्म हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। तो फर्स्ट जो आपका इसमें टर्म है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स आपका क्या होगा कि अगर आपकी कोई बॉडी है, उसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, लाइक ये पेन दिख रहा है आपको, पेन को मैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फेंकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकूंगी। तो इसका जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली होगा कि इनिशियल जो वेलोसिटी होगा आपका u होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपका v हो जाएगा। तो आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट मास या विद रिस्पेक्ट टू सम मास। ठीक है, तो उस केस में जो अगर आप एनर्जी बोलोगे तो एनर्जी को बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, कि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वहां पर आप कंसीडर करोगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का आप ले सकते हो लाइक है आपका स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग को आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड करने के बाद या कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, उसको खींच रहे हो या दबा रहे हो, तो उस केस में आपका जो स्प्रिंग है उसमें कुछ खिंचाव आएगा या कुछ दबाव आएगा। तो वहां पर जो एनर्जी वर्क करेगा वो वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या आपको ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दूसरा आप पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बता सकते हो कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, कुछ हाइट ले रहा है, हाइट लेने के बाद आप बोलोगे कि उसमें आपका लाइक इसकी बॉडी ऊपर रखी है, ऊपर से आप देखोगे कि इस बॉडी की कितना एनर्जी आएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने ऊपर रख दिया है कोई बॉडी और उसमें कोई वेलोसिटी वर्क नहीं कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, वेलोसिटी वर्क नहीं कर रहा, तो वहां पर आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं कर सकते। तो वहां पर आप कंसीडर करोगे पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ 5। ठीक है, हाइट के टर्म में आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन मीन्स आपका क्या होगा,
सो कंजर्वेशन मीन्स आपका क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर कंजर्वेशन की बात हो रही है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो एनर्जी है कैसे कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक वॉल है, दीवार है, दीवार पे मैंने बॉल रखी है, कहाँ पर, यहाँ पर ए, इस पॉइंट को हम, ठीक है, तो हमने दीवार पे रखी है बॉल, ठीक है, बॉल को हमने पॉइंट कंसीडर कर दिया है कि लाइक एट बॉल एक बार यहाँ रखी है, वो पॉइंट मान दिया आपने ए। उसके बाद बॉल क्या हो रहा है, आपका नीचे गिर रही है, ठीक है, तो जैसे नीचे गिरेगी वो आपका कहीं ना कहीं आपका बी पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पर ही पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपने बॉल को, यहाँ पर एनर्जी आपने मेजर करने की, यहाँ पर एनर्जी कितना आएगा, फिर धीरे 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 बॉल आपका नीचे तो गिरेगा, ठीक है, तो नीचे गिरा तो उसको आपने पॉइंट मान लिया सी, ठीक है। एंड आप देख रहे हो कि आपको जो दीवार है, दीवार की जो हाइट है वो h, ठीक है, तो h क्या आपका हाइट ऑफ द वॉल, हाइट आ गया आपका दीवार का, ओके। अब आपका दीवार का हाइट आ गया, उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो बॉल है ए से बी पे गया है, और ए से बी पे गया है, तो उसको भी तो कुछ आपको हाइट मेंशन करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस नीचे गया। तो उसके लिए मैंने कंसीडर किया कि लाइक एज कि आपका जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट मतलब ग्राउंड पे जो बॉल पहुंच गई है, उसका बी तक का डिस्टेंस आपने मान दिया एक्स, समझ में, सी से बी तक का डिस्टेंस हो गया एक्स। तो आप ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे तो वो आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, तो मेजर कर लीजिए, आप देख सकते हो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए सी, ऑब्वियसली होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। एंड ए बी हमें निकालना है, बी सी हमने इसमें लिया हुआ है एक्स, हमने कंसिडर किया, ए सी इज इक्वल टू क्या है, एच है ना, हाइट कितना है एच, तो आप ए बी को निकालोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एच माइनस एक्स। तो अब आप देख सकते हो कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो h माइनस एक्स है, और बी से सी तक का डिस्टेंस है वो आपका x है, ठीक है। हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि ए पे क्या हाइट है, बी पे क्या है, और सी पे क्या है। अब यहाँ पर लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो तीनों पॉइंट पे एनर्जी निकालना पड़ेगा कि ए पे एनर्जी कितना आएगा, बी पे एनर्जी कितना आएगा, और सी पे एनर्जी कितना आएगा। सो हम यहाँ पर निकाल देते हैं एनर्जी एट निकाल दीजिए, एनर्जी एट ए, ये आपका आएगा ई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, ओके। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ा नहीं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी हम यहाँ निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो आप देख लीजिए कि ए से सी तक का हाइट कितना है, एच, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा यहाँ पर, एम जी एच। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ एम क्या लिया है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि लाइक एज मास ऑफ द बॉल इज एम, तो यहाँ पर ले लेते हैं मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू एम, हम क्योंकि एम के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा किस पे, ए पे कितना आएगा, एम जी एच। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो वेलोसिटी कितना आएगा, ए पे आपकी बॉल रखी है, नीचे जा रही है आपकी बॉल, नहीं जा रही है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो एट ए पे आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, वो आएगा ई ऑफ ए इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच, था ना, कितना इजी है। तो अब आपको अगर ए पे समझ में आ गया तो आप बी और सी पे भी निकाल सकते हो इजीली। सो अब निकाल देते हैं एनर्जी एट बी, बी पे आपका एनर्जी कितना आएगा, ठीक है, निकाल देते हैं। सो ई ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी, सेंटर पे आ गया आपका, प्लस पोटेंशियल एनर्जी
एट बी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आपने ले लिया हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? आपने देखा है बी और सी के बीच में हाइट कितना है गया आपका बेटा, एक्स है ना, बी और सी के बीच में आपने एक्स हाइट लिया है, तो क्या आएगा एम जी एक्स, ये तो निकल गया। अब हमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट आपने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, कौन कौन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर क्या है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा, बट अभी आप क्लास 11th में डीपली पढ़ोगे, बट अभी हम जस्ट उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आपने देखा है थर्ड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू as, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है यहाँ पर आपका, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या आपका लगभग ऊपर से बॉल नीचे आ रही, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आपका 0 प्लस 2a, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो a किस में रिप्लेस हो जाएगा, आपका g में रिप्लेस हो जाएगा, तो 2g। अब भाई डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर, ऊपर a से b तक का डिस्टेंस कितना आया था, आपने निकाला था h माइनस एक्स, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 2g h माइनस, रख दीजिए v स्क्वायर की वैल्यू आप EB में, सो E ऑफ B इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास हाफ m, v की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2g, इसको हम कल ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ क्या आएगा h माइनस एक्स और ये क्या आएगा एम जी एक्स, ठीक है। आप m ट्वाइस ऑफ एम जी को बाहर ले आए, अंदर क्या बचा h माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, ठीक है, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल, सो आप क्या देख रहे हो रिजल्ट क्या आ गया आपका E ऑफ B इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू कितना आया एम जी एच, ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया बी। अब आप तीसरा क्या निकाल सकते हो, एनर्जी एट सी, सी पे एनर्जी आपका कितना है, सो निकाल दीजिए E ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब हम चलते हैं डायग्राम पे, वहां से हम समझते हैं क्या आएगा। सो स्टूडेंट देख लेते हैं हम सी पॉइंट पे, आपकी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इस पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका हाइट क्या हो जा रहा है, आपका हाइट हो जा रहा है 0, हाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है हाइट पे, तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। तो एक चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी आया, है ना, क्योंकि और पोटेंशियल है, सॉरी यहाँ पर आपका आया पोटेंशियल, तो हम देख लेते हैं कि ए पॉइंट पर जो एनर्जी आया कौन सा आया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका 0, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, बी पे गए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मिला प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी मिला, सी पे गए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका मिलेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया आपका 0, क्योंकि आपका हाइट क्या हो गया 0। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। सो हम निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपका 0 क्योंकि हाइट ही नहीं मिल रहे हैं। तो टोटल कितना आ गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से आपको v को निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे आपने अप्लाई किया कौन सा करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पर g। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 ही थी और वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। टोटल हाइट कितना लिया ए से सी तक पहुंचने में, एच लिया, तो इसको तो हम एच ही रहने देंगे। तो अब ये वैल्यू रख दीजिए आप ई सी में। सो आप निकाल सकते हो ई ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh। तो ई ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका mgh। ठीक है, सो आपका फाइनली कंक्लूजन क्या आया कि टोटल एनर्जी एट सी वो क्या आया आपका mgh। तो फाइनली आपने क्या देखा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू क्या है mgh। ठीक है, और यही क्या कह रहा है कि आप कोई भी पॉइंट पे जाओ आपका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको ही बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना कि जो आपका एट ए पे था जो टोटल एनर्जी वो किसके फॉर्म में आया, आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आया। बी पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में आया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सी पे जो एनर्जी आया वो किसके फॉर्म में आया, आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चाहे आपका फॉर्म अलग अलग हो लेकिन वैल्यूज की आपकी सेम है, जितना स्टार्टिंग में था फाइनली भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसको बोलोगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप का कंजर्वेशन लॉ, जो कि है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस आपने देखे हैं आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और इवन आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा भी है जब आप 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन सॉल्व कर रहे थे। तो वहाँ आपने देखा था जितना आपका रिएक्टेंट में चार्जेस होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट में चार्जेस होते हैं। तो वहाँ से भी क्लियर एक्सप्लेनेशन हो सकता था कि आपका जो चार्जेस होंगे वो ऑलवेज कंजर्व होंगे। ठीक है, इसका आप मीनिंग क्या ले सकते हो, टोटल चार्जेस in an isolated system remain constant। मीन्स आपका जो चार्जेस होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं कि आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कैसे आप फील करोगे। ठीक है, ये स्टूडेंट मैंने एग्जांपल उठाया हुआ है आपका, जहाँ पर आपने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। बेसिकली आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी वही देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस में आपका शुरू में जितने चार्ज होंगे बाद में भी उतने ही चार्जेस होंगे। ठीक है, तो जो ये मेथड आपका ये है बाई कंडक्शन मेथड। ठीक है, मैं यहाँ आपको डिटेल से नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हो या आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कैसे लोगे, लाइक है इसके आपका बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, तो बॉडी बी ए में जो चार्ज है वो हाईली पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा चार्जेस है। और जो बॉडी बी है ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, सपोज इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब आप उसको ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करोगे कि आप ए बॉडी को बी बॉडी के कांटेक्ट में दोनों को आप टच कराओगे। तो टच कराओगे तो आपके जो ट्रांसफर होंगे चार्जेस होंगे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। लाइक है जब हाथों को रब करोगे तो इसमें भी क्या होता है आपका चार्जेस क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ ट्रांसफर होगा, आपका बी में ट्रांसफर होगा। तो आप क्या देख सकते हो कि आप
आपका ए में जो चार्ज थे वो बी में ट्रांसफर हो गए। तो आपने सपोज आपने एज्यूम करा सपोज चार्ज एट ए आपने ले लिया क्यू ए और चार्ज ऑफ बी इज इक्वल टू ले लिया क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने ले लिया सपोज चार्ज एट बॉडी ए एंड बी आर क्यू ए एंड क्यू बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी पे जो चार्जेस क्या हैं, क्यू ए एंड क्यू बी। ठीक है, तो आपने देखा कि एट, ठीक है, तो इसमें हमने 3 कंडीशन ले ली। बिफोर कॉन्टैक्ट, बिफोर कॉन्टैक्ट, बिफोर कॉन्टैक्ट मीन्स कि आपके जो ए एंड बी दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, तो इस केस में आपको जो चार्जेस आएगा कितना आएगा। ठीक है, तो आपने बिफोर कॉन्टैक्ट में आपने जो क्यू ए पे जो चार्जेस ले लिया, इसको आपने ले लिया क्यू, और क्यू बी पे जो चार्जेस है, बी पे जो चार्जेस है उसको आपका हो गया 0, क्योंकि कोई भी आपका चार्जेस में वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस ले सकते हो आफ्टर कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आफ्टर कॉन्टैक्ट में आपके चार्जेस क्या हो रहे हैं, देख सकते हो कि जो ए पे जो चार्जेस है वो हाफ हो गया, और बी पे जो चार्जेस है वो ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज, सो टोटल चार्ज आप देख सकते हो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। तो ये कितना हो गया, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू कितना आ जाएगा आपका, क्यू बचेगा। तो आप देख रहे हो कि आपका बिफोर कॉन्टैक्ट और आफ्टर कॉन्टैक्ट जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यही आपका क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा है नेक्स्ट कंजर्वेशन, वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। लीनियर मोमेंटम जो आपने पढ़ा था P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए हैं, उसके बेस्ड पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपने कंसीडर किया कि 2 बॉल है। ठीक है, 2 बॉल है आपका A और B। ठीक है, उसका जो मास है MA हो गया, B का जो मास है MB हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी बॉल कहीं रखी हुई है तो वो क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी वो हो गया यू ए बॉडी का, बी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू बी। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, उन दोनों बॉल को एक दूसरे से टकरा रहे हो। टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो इसका जो ये बॉडी कौन सी आपका ए है, ये बॉडी क्या आपका बी है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी हैवियर है, कौन सी बॉडी लाइटर है। बट मैंने यहाँ बोला कि जो दोनों बॉडी है लगभग सेम है, तो अगर आप टकराओगे तो आपका ए बी पे फोर्स डालेगा। ठीक है, तो जैसे आप टकराओगे दोनों बॉल को, तो ए क्या करेगा, बी पे फोर्स डालेगा। जैसे ही आप दोनों बॉल को टकराओगे तो वो क्या करेगा, ए बी पे फोर्स डालेगा, जो कि मैंने ले लिया एफ ऑफ ए बी। ठीक है, और बी ए पे भी तो फोर्स डालेगा, उसको बोला आपने एफ ऑफ बी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टकराने के बाद आपकी दोनों बॉल अलग अलग चली गई। ठीक है, अलग अलग गई, ये बॉडी ए है ये बी है, इसका मास तो क्या था, एम ए ही था, बी का जो मास है एम बी है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया। ये क्या आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वी ए आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कंडीशन बना सकते हो, ये जो प्रोसेस है ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। ये क्या आपका एट कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे। और ये जो कंडीशन आएगी आप क्या होगा,
आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। अब हम यहाँ पर से अब ये जो प्रोसेस है इसके बेस पे हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कंसीडर टू बॉल्स, क्या है, A and B, whose masses and initial velocities are, एक फर्स्ट का MA हो गया, MB, इनिशियल वेलोसिटी UA एंड UB। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, कोलाइड बोथ बॉल फिर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल A and B are UA and UB respectively। ठीक है, ये आपने कंडीशन लिए हैं। तो अब यहाँ पर कैसे निकालोगे आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आप यहाँ पर जो कंडीशन ले लेते हैं वो यहाँ पर आप लो एट कोलिजन की कंडीशन, कोलिजन की कंडीशन। एट कोलिजन पे आप देख रहे हो कि दो फोर्स लग रहे हैं, ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहे हो। ठीक है, तो फोर्स एट बी ड्यू टू ए, आपने क्या लिया, एफ ऑफ ए बी, एंड फोर्स एट ए ड्यू टू बी, वो क्या आएगा, एफ ऑफ बी ए। हमारा टारगेट रहेगा एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ बी ए निकालने का यहाँ पर। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं फोर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ए बी पे आपका फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो इसमें मास लोगे कौन सा लोगे, आप ए का लोगे, तो डी ओवर डी टी यहाँ ले सकते हो आप एम ऑफ ए, यहाँ पर मैंने फिलहाल वी ले लिया, वी डज नॉट मीन्स के फाइनल वेलोसिटी, एम ऑफ ए को मैं बाहर ले लूँ, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा बेटा, वी ए माइनस यू ए, ये तो आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या मिल रहा है, वी ए बॉल का, इनिशियल वेलोसिटी ए बॉल का क्या मिल रहा है, यू ए, टाइम कितना चेंज हो रहा है, टी माइनस जीरो। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बाय टी, तो ये निकल गया आपका एफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको मान दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकाल दीजिए आप एफ ऑफ बी ए। ठीक है, एफ ऑफ बी ए क्या आएगा, एम बी को मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि मास बी की वजह से हो रहा है, और यहाँ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एफ ऑफ बी ए क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, डी ओवर डी टी, इसको ले ले एम बी बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एम बी, चेंज इन वेलोसिटी बी का कितना आ रहा है, बी बी माइनस यू बी, नॉट बी माइनस यू बी, चेंज इन टाइम क्या आएगा, टी माइनस जीरो, टी आएगा, तो क्या आ गया, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप कह रहे हो कि इफ बोथ मासेस आर सेम, ठीक है, तो उस केस में आपका जो ए क्या लगाएगा, बी पे उतना ही फोर्स लगाएगा।
तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, क्या देखा था, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या था कि जितना ए बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। अपोजिट लगा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट लगा रहे हैं, तो रख दीजिए भाई अपोजिट लगा रहा, तो देख सकते हो एफ ऑफ ए बी आपने निकाला था, क्या था, एम ऑफ ए वी ए माइनस यू ए बाय टी इज इक्वल टू एम ऑफ बी वी बी माइनस यू बी बाय टी। टी से टी कैंसिल, और यहाँ साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पर से आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या आएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। आप क्या कर सकते हो, v वाला टर्म लेफ्ट में ले आइए और u वाला टर्म राइट में ले आइए, तो क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। या आप इसको लिख सकते हो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, ये जो है बेटा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ये क्या है आपका इनिशियल मोमेंटम है ना। बिफोर कोलिजन से पहले आपका जो मोमेंटम आएगा वो ये आएगा इनिशियल मोमेंटम, और ये है आपका फाइनल मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम किसका, बॉडी ए एंड बी का। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या आपका सेम हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू आ रहा है फाइनल मोमेंटम means momentum remain constant, momentum remain constant। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या प्रूफ हो रहा है आपका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट जो कंजर्वेशन है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में दोनों में रिलेशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम में जो भी मोशन हो रहा था स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, ठीक है, बट जो लीनियर मोमेंटम में जो मोशन होगा वो एंगुलर टाइप में होगा। आप लीनियर मोमेंटम को बोल सकते हो कि आपकी कोई बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको जो मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यू ए वेलोसिटी था, यहाँ पर वी ए, या आपने इसको मान लिया ए बॉडी है, बी नहीं है, ए बॉडी है, तो इस पर जो वेलोसिटी क्या होगा, यू बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा कितना आएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू ये मान लिया एम ए वी ए माइनस यू ए, है ना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ये क्या आपका लीनियर मोमेंटम एक आपका लाइन में है, लेकिन अगर आपने बोला कि किससे सर्कल में, लाइक इस तरीके से, यहाँ पर आपका बॉडी है ए, कभी यहाँ पर है, कभी आपका यहाँ पर है, कभी आपका यहाँ पर है, कभी आपका यहाँ पर है, वही बॉडी है, ठीक है,
और फिक्स रेडियस है, लाइक रेडियस आर हो गया, यहाँ पर भी रेडियस आर है, यहाँ पर भी रेडियस क्या आर है, यहाँ पर भी रेडियस क्या आर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम तो मिलेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूंगी तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मोमेंटम क्या आएगा आपका, आएगा एम ए यू ए या बी ए, ठीक है। यहाँ पर बोलूंगी तो ये मैंने मान दिया ए बॉडी ही है, कहाँ पर जा रहा है, बी पे जा रहा है, उसको बी बी मान दिया। यहाँ पर आपका बॉडी सेम है तो एम ए बी सी मान दिया। यहाँ पर क्या आएगा, एम ए बी बी, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है आपका, एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर जो आप एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करोगे, एंगुलर मोमेंटम, इसको लेते हो आप एल से, लीनियर मोमेंटम लेते थे आप पी से, ठीक है। एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, पी तो होगा ही होगा, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, आपका रेडियस के रिस्पेक्ट में जा रहा है। वेक्टर मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम वर्क कर रहा है। यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वेक्टर ले सकते हैं वैसे, बट यहाँ एक ही डायरेक्शन में गया था तो इसलिए मैंने वेक्टर कंसीडर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन जा रहा है, कभी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और कभी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। सो स्टूडेंट, अगर हम बोलें कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको आप कैसे लिख सकते हो, या चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपका इस केस में क्या हो रहा है, आपका टाइम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम आपका हर जगह पे चेंज हो रहा है एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो आप ले सकते हो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो था आपका चेंज इन टाइम, टाइम के साथ मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो क्या होता है आपका, फोर्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पर निकाल सकते हो फोर्स इज इक्वल टू डीपी ओवर dt। यहाँ मैं वेक्टर के फॉर्म में ले सकती हूँ, तो क्या आएगा, dp ओवर dt, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन आप यहाँ पर रेडियस की बात कर रहे हो, तो आप ले सकते हो टेकिंग आर वेक्टर बोथ साइड में आप आर वेक्टर को ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, बोथ साइड में आर वेक्टर लोगे, और यहाँ पर जो आर वेक्टर लोगे वो वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म में लोगे, तो ये होगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये ले लिया आर क्रॉस डीपी ओवर dt, है ना। तो ये आर क्रॉस होगा, ये भी क्या होगा, एफ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आएगा आर क्रॉस डी ओवर डी टी। पी कितना होता है, एम इंटू वी होता है ना। या तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, या तो आप इसको इसके टर्म में ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करोगे आप, ये आएगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर क्रॉस एम, क्या है बाहर जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डीवी ओवर dt, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर क्रॉस। इक्वेशन नंबर सेकंड का ही पार्ट है। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हो, अभी आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या देखा था, एल इज इक्वल आर क्रॉस पी, देखा था ना, आर क्रॉस पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से मैं क्या ले लेती हूँ, चेंज इन, अभी इसका तो मैं हो गया, अब इसका मुझे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपका टाइम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो ले लीजिए डी एल ओवर डी टी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, या आप थोड़ा बहुत 11th क्लास में देख रहे होंगे कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन इसका देखते हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, सेकंड को छोड़ दीजिए, फिर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करिए, उसके बाद फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले कर लेती हूँ, क्या आ जाएगा,
तो ले लीजिए आर क्रॉस dp ओवर dt, पहले मैंने सेकेंड वाले का कर दिया, प्लस p को बाहर ले लीजिए, फिर क्या आएगा dr ओवर dt। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर लिया। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास। कैसे पढ़ा होगा? d ओवर dt u v, आपने देखा था u dv ओवर dt प्लस v d ओवर dt। इस तरीके से आपने अपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ओके, सो यहां से आपने देखा है r क्रॉस dp ओवर dt की वैल्यू आपने देखी, यहाँ निकाल सकते हो या मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। dl ओवर dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर dt प्लस p क्रॉस dr ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। तो ये आपने वेलोसिटी के टर्म में ले लिया, यहाँ पर आएगा क्रॉस। सो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट dl ओवर dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर dt। मोमेंटम क्या होता है आपका? mv, तो m को मैं बाहर ले आऊंगी तो v क्रॉस v आपका ये बचेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट इसमें मैं एक टर्म और ऐड करने वाली हूँ, एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स, ठीक है। तो एंगुलर फोर्स को जो रिप्रेजेंट करोगे वो टाउ से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू, अभी हमने एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन देखा? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो एंगुलर फोर्स और लीनियर फोर्स के बीच में क्या आएगा? आर क्रॉस एल। ये क्या आपका लीनियर फोर्स। सो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो dl ओवर dt इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका एंगुलर फोर्स, या इसको बोलोगे टॉर्क। एंगुलर फोर्स या मैं बोल रही हूँ इसको टॉर्क, इसको ही बोलते हैं एंगुलर फोर्स, ठीक है। प्लस एम v क्रॉस b हमेशा होता है आपका 0। कैसे? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपने स्लाइड पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो वहां से आपने क्या देखा था कि अगर आपके सेम वेक्टर प्रोडक्ट है लाइक आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये होते हैं आपके 0, जो आपके वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर v क्रॉस b है, सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सो जो फाइनल रिजल्ट बनता है dl ओवर dt इज इक्वल टू बन गया क्या? टॉर्क। अब यहाँ से आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा आपका रिजल्ट ये। अब यहाँ से बोल सकते इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? सो यहाँ पर आएगा dl ओवर dt इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt इंटू 0, या आप बोल सकते हो कि अगर ये 0 आएगा, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो वो क्या आ जाता है? 0। जैसे d ओवर dt अगर मैंने कर दिया यहाँ से a, तो ये आता है आपका 0। तो कांस्टेंट का जब मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो क्या आ जाएगा आपका? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? when the net external force acting on a system about an axis is 0, then angular momentum
of a system always constant. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा जब आपका एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अपने कंजर्वेशन लॉ पढ़ दिए जो कि आपने पढ़े हैं, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या देखिए कि जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका फंडामेंटल फोर्सेस के बेस्ड पे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बेस्ड पे आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये है आपका बेसिक पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, सो हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।